एक फ्लैट का दरवाजा खोलते हुए विभा अंदर आई। उसके साथ एक ब्रोकर भी था जो कि उसे फ्लैट दिखाने लाया था। विभा फैशन डिजाइनर थी और इस शहर में नई थी। उसे रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था, तो वो पिछले कुछ दिनों से शहर के अलग अलग इलाकों में फ्लैट्स देख रही थी। विभा उस खाली पड़े हुए फ्लैट को चुपचाप देख रही थी और ब्रोकर उसे फ्लैट के बारे में बता रहा था। ये देखिए मैडम, बैल्कनी से कितना खूबसूरत नजारा दिखता है। इधर आइए, ये देखिए वॉशरूम, और उधर हो गया आपका किचन। इतनी अच्छी लोकेशन पर इससे अच्छा फ्लैट आपको जल्दी नहीं मिलेगा। वो फ्लैट पूरी तरह से खाली था, मगर ड्राइंग रूम में एक पुराना सा सोफा रखा हुआ था। उसे देखते हुए विभा ने ब्रोकर से पूछा, ये सोफा किसका रखा हुआ है यहाँ पर? ये शायद उनका है जो पहले इस फ्लैट में रहते थे। मैं सोसाइटी से बात करके इसे हटवा देता हूँ। सोफा महंगा था मगर पुराना था। विभा उस सोफे के नजदीक जाते हुए बोली, एंटीक लग रहा है, राजा महाराजों के जमाने का। आप सही कह रही हैं मैडम। तो क्या ये डील पक्की कर दूं? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, आप कब शिफ्ट करेंगी यहाँ? मैं कल ही शिफ्ट करना चाहूंगी। वेरी गुड मैडम, मैं पेपर्स रेडी करवाकर आज शाम तक आपको चाबी दे दूंगा। विभा और ब्रोकर उस फ्लैट से बाहर निकले। फ्लैट के अंदर रखे सोफे में अपने आप हलचल होने लगी। अगले दिन विभा उस फ्लैट में शिफ्ट हो गई थी। उसके चारों तरफ सामान बिखरे हुए थे। वो उन्हें उनकी जगह पर रख रही थी। सामान रखते हुए विभा ने उस सोफे को दीवार की तरफ खिसका दिया और कोई सामान का डिब्बा किचन में रखने गई। कुछ देर तक तो वो ऐसे ही दौड़ भाग कर रही थी कि अचानक उसका ध्यान फिर से सोफे की तरफ गया। सोफा फिर से अपनी जगह पर था। ये देखकर विभा सोच में पड़ गई। इसे मैंने अभी दीवार की तरफ सरकाया था, ये फिर आगे कैसे आ गया? विभा ने कुछ देर तक इस बारे में सोचा, फिर उसे लगा शायद ये उसका वहम हो। सारा दिन विभा सामानों को उनकी सही जगह पर रखती रही। शाम होते होते वो काफी थक चुकी थी। उसे आराम की जरूरत थी। आज तो काफी थक गई मैं। इतना बोलती हुई विभा उस सोफे पर बैठ गई। सोफा दिखने में जितना खूबसूरत था उतना ही आरामदेह। उसे महसूस करते हुए विभा खुद से बोल पड़ी, अरे वाह, सोफा तो बहुत प्रीमियम है। कितना सुकून मिला इस पर बैठकर। विभा कुछ देर आंखें बंद किए उस सोफे पर लेटी रही और देखते ही देखते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। उस सोफे पर सोती हुई विभा को अचानक कोई आवाज सुनाई देने लगी। वो किसी के सिसकने की आवाज थी, जैसे कोई बच्चा धीमी आवाज में रो रहा हो। विभा को वो आवाज परेशान कर रही थी। वो चौंक कर उठ गई। उसने देखा कमरे में अंधेरा हो गया था और उस अंधेरे कमरे में बालकनी के पास एक बच्चा खड़ा था। विभा अंधेरे की वजह से उसकी शक्ल नहीं देख पा रही थी। बच्चा अभी भी सिसकियां ले रहा था और विभा सोच में पड़ गई थी कि इतनी रात गए वो बच्चा उसके फ्लैट में आया कैसे। विभा ने डरते हुए उससे पूछा, कौन हो तुम और यहाँ कैसे आए? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अभी भी वही चुपचाप खड़ा था। विभा ने एक दो बार उसे और आवाज लगाई, मगर बच्चे ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया। विभा अब उस सोफे से उठकर उस बच्चे की तरफ डरते हुए बढ़ने लगी। वो रह रहकर उसे आवाज दे रही थी, मगर बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। आखिरकार विभा उसके नजदीक पहुंच गई। बच्चा सिर झुकाए खड़ा था और रो रहा था, मगर उसकी आंखों से आंसू की जगह खून टपक रहा था। ये देखकर विभा काफी डर गई थी। उसने घबराते हुए कहा, ओह नो, तुम्हारी आंखों से तो खून निकल रहा है। तब तक उस बच्चे ने विभा की तरफ देखा
और उसका गला पकड़ते हुए गुस्से में बोला, तेरी ही वजह से मेरा यह हाल हुआ, अब तू भी इस दर्द को महसूस करेगी। इतना बोलता हुआ वो बच्चा विभा का गला घोटने लगा। विभा की सांसें रुकती जा रही थी। वो जोर जोर से चीखना चाहती थी, किसी को मदद के लिए बुलाना चाहती थी, मगर उससे सांस तक नहीं ली जा रही थी। रूम में किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। विभा का दम घुटता जा रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा था। विभा चौंक कर उठ बैठी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। लंबी सांसें लेते हुए उसने अपने चारों तरफ देखा। कमरे में लाइट जल रही थी। विभा सोफे पर ही सो गई थी। उस कमरे में कोई बच्चा नहीं था। विभा एक डरावना सपना देख रही थी। उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से ही कहा, उफ, कितना खतरनाक सपना था। विभा ने किचन में जाकर पानी पिया और वहां से बाहर निकली। उसका ध्यान किचन की अंधेरी खिड़की पर नहीं गया, जहां वही सपने वाला बच्चा खड़ा होकर विभा को घूर रहा था। इस घटना को कुछ दिन गुजर गए। विभा को अक्सर रात में ऐसे ही सपने आया करते थे। इसके अलावा सोफे पर बिना लेटे विभा को उस कमरे में नींद ही नहीं आती थी, मगर जब जब वो उस सोफे पर लेटती, उसे वैसे ही सपने फिर आते, बिल्कुल डरावने। विभा का स्वभाव धीरे धीरे अजीब सा होता जा रहा था। सबसे हंसकर मिलने जुलने वाली विभा अब काफी गुस्से वाली और चिड़चिड़ी हो गई थी। एक दिन विभा ऑफिस से छूटकर अपने फ्लैट पर आई। वो अपने फ्लैट के दरवाजे में चाबियां लगा ही रही थी कि उससे कुछ दूर पर खड़ा हुआ वॉचमैन और एक दूसरा आदमी आपस में बातें करते हुए दिखाई दिए। अच्छा, तो यही मैडम है जो 703 में नई आई हैं। हाँ, और क्या, जिन्हें नहीं मालूम वो ब्रोकर की बातों में आकर ये रूम ले लेते हैं और फिर से वही सब होता है। दोनों धीरे धीरे आपस में बातें कर रहे थे। विभा उनसे कुछ दूरी पर थी। आवाज उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए थी, मगर न जाने कैसे विभा ने उन दोनों की आवाजें सुन ली। उसने गुस्से में घूर कर देखा और उन दोनों की तरफ बढ़ने लगी। दोनों खामोश हो गए। तब तक विभा उनके पास आते हुए बोली, किसे नहीं पता, मुझे सब पता है। मुझे उतना पता है जितना तुम लोगों को नहीं पता, समझे? इतना बोलते हुए विभा का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकली जा रही थी। दोनों विभा का ये रूप देखकर बहुत डर गए थे। वो वहां से भाग गए। विभा कुछ देर वहां वैसे ही खड़ी रही, फिर अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गई। उसका सिर भारी लग रहा था। उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि अभी 2 मिनट पहले उसके साथ क्या हुआ। धीरे धीरे कुछ दिन और गुजर गए। विभा की हालत पहले से ज्यादा खराब हो गई। वो ना ऑफिस जाती थी और ना ही किसी से मिलती जुलती थी। सारा दिन अपने कमरे में बैठकर कोई लोरी गुनगुनाती हुई उस सोफे को देखती रहती थी। सोसाइटी में लोगों के बीच तरह तरह की बातें फैलती गई। विभा को उसकी हरकतों की वजह से लोगों ने पागल बोलना शुरू कर दिया था और उसे उस फ्लैट से निकालने की बात चल रही थी। आखिरकार उस फ्लैट के मालिक शांताराम जी को बुलाया गया, जो कि हिमाचल में कहीं रहते थे। सोसाइटी मेंबर्स और सोसाइटी के चेयरमैन ने मिलकर शांताराम जी को समझाया कि लीगली फ्लैट उनका था, तो विभा को उस फ्लैट से निकालने का अधिकार सिर्फ उन्हें ही था। पहले तो शांताराम जी ने आने में आनाकानी की, मगर फिर बाद में मान गए। दूसरे दिन वॉचमैन, चेयरमैन और शांताराम जी मिलकर विभा के डोर पर खड़े होकर बेल बजा रहे थे। कई बार बेल बजाने के बाद भी डोर नहीं खुला, तो वॉचमैन ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से फ्लैट का डोर खोल दिया। कमरे में बिल्कुल अंधेरा था और बदबू भी आ रही थी। तीनों विभा को आवाज लगाते हुए अंदर घुसे। उनके अंदर घुसते ही दरवाजा अपने आप झटके से बंद हो गया। तीनों बुरी तरह डर गए।
तभी अचानक उन तीनों के सामने विभा आ गई। उसका रूप बड़ा भयानक लग रहा था। उसने अपने हाथों से चेयरमैन और वॉचमैन को हवा में उठा लिया। उधर शांताराम दरवाजे की तरफ भागे, तब तक वहां रखा हुआ सोफा अपने आप खिसकता हुआ आकर उनके पैरों से टकरा गया। शांताराम उस सोफे पर गिर गए। वो उस पर से उठने की कोशिश कर ही रहे थे कि तब तक उस सोफे से दो भयानक पंजे बाहर निकले, जिन्होंने शांताराम का गला घोट दिया। आज से तकरीबन 5 साल पहले शांताराम ने अपने बड़े लड़के दीप की शादी पायल से करवाई थी। पायल खूबसूरत, पढ़ी लिखी और काफी समझदार थी। शादी होने के बाद दोनों इसी फ्लैट में रहते थे। कुछ महीनों में पायल को एक लड़का हुआ, जिसका नाम उसने मयूर रखा। शादी के कुछ महीनों बाद पायल को पता चला कि दीप ड्रग्स लेता है। अब वो आए दिन नशे की हालत में घर आता और पायल से मारपीट करता। एक दिन झगड़ा करते हुए गलती से मयूर को सिर पर चोट लग गई। चोट इतनी गहरी थी कि मयूर ने तुरंत ही दम तोड़ दिया। दुनिया को पता न चल जाए, इस डर से दीप ने पायल का भी गला घोट दिया और दहेज में मिले एक सोफे में दोनों की लाश छिपाकर वहां से भाग गया। बाद में दीप खुद एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन इधर सोसाइटी के चेयरमैन और दीप के पिता शांताराम ने ये बात सभी से छिपा ली। उन दोनों ने काफी कोशिश की उस सोफे को कमरे से हटाने की, मगर नाकामयाब रहे। आज पायल ने अपनी मौत का बदला इन दोनों की जान लेकर चुका लिया। अनजाने में ही सही, मगर उसकी मदद विभा ने की। कहते हैं वो सोफा आज भी उसी कमरे में रखा हुआ है, मगर उसमें कोई रहता नहीं।